मैं आप देखें दोस्तों, आपका हमारा मेरा यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो अंकित अवस्थी था कि वीडियो टाइटल इंडिया डिस्ट्रैक्ट पाकिस्तान एयरबेस, पाकिस्तान लॉन्चेस ऑपरेशन। अच्छा वो बनियामुल मर्ज क्या नाम, बड़ा मुश्किल नाम, बड़ा मुश्किल रखा पाकिस्तान ने। खैर देखते हैं वीडियो फिर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। ऑपरेशन सिंदूर जो कंटिन्यू हो रहा है उसके अपडेट जानने के लिए कल रात में क्या कुछ घटित हुआ, आज सुबह क्या कुछ घटित हुआ, इन सब पर अपडेट जानते हुए भारत की तरफ से की गई सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारियां सबके सामने रखी गई, उन जानकारियों को आपको एक एक करके साथ में साझा करते हुए बता रहा हूं। साथ में यह भी बता रहा हूं कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पर हमने कहां हमले किए, वो भी सारे अपडेट आपको आज दिए जाएंगे। बात हो ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें भारतीय सेना ने शुरुआत की थी पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को टारगेट करने के। लेकिन पाकिस्तान ने अपने आतंकियों की हिफाजत के नाम पर भारत में सिविलियंस और सैन्य ठिकानों को टारगेट करना शुरू किया, जो कि आज तक जारी है। कल 9 की रात में और आज 10 की सुबह में भी पाकिस्तान द्वारा भारत के कई सैन्य ठिकानों को और सिविलियंस को टारगेट किया गया। सैन्य ठिकानों और सिविलियंस को टारगेट करने में लगभग 26 स्थानों को टारगेट की जाने की बात आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताई गई। मतलब पाकिस्तान के द्वारा भारत में 26 ऐसी स्थान ठिकानों को टारगेट किया गया जहां पर सिविलियंस अथवा हमारी सेना रहती है। आज सुबह हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर विक्रम मिस्त्री जी साथ में सेना के अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गई कि शुक्रवार को रात 7:30 पौने 8 से लेकर के 11 बजे के बीच में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के 26 शहरों में 550 से ज्यादा ड्रोन दागे थे। इन हमलों को आर्मी ने नाकाम कर दिया। अब यहां पर एक पॉइंट इंटरेस्टिंग है जो आपको पता हो, मैंने आपको ये कल की सेशन में भी बताया था, फिर से एक बार याद दिला देता हूं। ड्रोन के जो ये हमले हो रहे थे, इस पर जो कल हमारी सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सरकार की तरफ से, उसमें यह कहा भी गया था कि ये सस्ते जो ड्रोन हैं ये सुरक्षा के जो हमारी डिफेंस है उसको कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं। मतलब उनका तरीका यह है कि भाई एक बार के लिए सस्ते ड्रोन के साथ चला करके, क्योंकि छोटे छोटे से ड्रोन उड़ा दिए जिसको मारने के नाम पर कोई खर्चा नहीं हो रहा है, हल्की लागत है, इनके साथ में इनके डिफेंस सिस्टम को अंगेज कर दो। अंगेज करने का अर्थ है कि इतने ड्रोन चला दो कि इनका डिफेंस सिस्टम खुद से ही खप जाए कि हाँ भाई उसको मारा, उसको मारा, उसको मारा, बस वो सोचता रहे कि मार दिया। 11 बजे तक ड्रोन से हमले करके डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से अंगेज रखा और फिर रात को भारत के जो एयर बेसिस हैं उन्हें पाकिस्तान द्वारा टारगेट किया गया। मतलब आज जब शनिवार की सुबह हो रही थी, मतलब कल शुक्रवार की शाम को ये हो, असल में आज से पहले जो रात आपने गुजारी है, जिसको कल शुक्रवार था और आज शनिवार है, तो 12 बजे के बाद शनिवार की सुबह कहला रही है, ठीक है ना। तो शुक्रवार की शाम और शनिवार की जो सुबह है, तो शनिवार की सुबह फिर इन लोगों ने क्या किया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में फिर से हमला किया, जिसमें राजौरी, पुंछ और जम्मू में भी भारी गोलाबारी की गई। राजौरी में एक प्रशासनिक अधिकारी समेत 5 लोगों की गोलाबारी में मौत हो गई। अब यहां पर थोड़ा सा फेज समझना होगा। पहले ये लोग ड्रोन चलाए, ड्रोन चला करके हमारे डिफेंस सिस्टम को अंगेज किए। डिफेंस सिस्टम को अंगेज करने के बाद जो सेकेंडरी अपडेट है वो ये कि 11 बजे तक करने के बाद एक पॉज आ गया। रात में जाकर, यानी शनिवार की सुबह जब 1 बजे हो रहा था, रात का 1 बज रहा था, उस समय इन्होंने एलओसी के आसपास, लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास गोलाबारी की, जिसे शेलिंग कहते हैं, जिसको कि आप जमीन के समानांतर कर रहे होते हैं, उसको कोई भी रडार रोक नहीं पाता है। बॉर्डर के इक्विवेलेंट चल रही होती है, इसी के लिए सुरक्षा के लिए कहा जाता है घर से बाहर ना निकलो, बंकरों में रहो, बॉर्डर एरिया से दूर हो जाओ, ब्लैकआउट की घोषणा, ये तमाम चीजें जो है ये उसी शेलिंग से बचने के लिए की जाती है। तो इन्होंने मध्य रात्रि में जब घनघोर अंधेरा है उस समय पर शेलिंग की, और उसी शेलिंग के अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी भारत का मारा गया, साथ में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। जम्मू कश्मीर में हो रही, अच्छा, जम्मू कश्मीर में फिर हवाई हमले भी हुए, कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए श्रीगंगानगर जो राजस्थान में है और हनुमानगढ़ जिलों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया। चंडीगढ़ और अंबाला में हवाई हमलों की चेतावनी दी गई। ये कुछ इस तरह के मोटार्स और दागे हुए जो गोले हैं उनके अवशेष इस तरह से प्राप्त हो रहे हैं। तमाम प्रकार के मीडिया हाउसेस ने ये दिखाए हैं। इसका मतलब पहले तो इन लोगों ने ड्रोन चलाए और फिर ड्रोन चलाने के बाद सेकेंडरी स्टेप में मिसाइलें चलाई हैं, और मिसाइलों के साथ साथ, तो मतलब ड्रोन चलाने के बाद मिसाइल, और मिसाइल भी हाई स्पीड मिसाइल चलाई। भारत के एयर बेसेस को टारगेट करने के लिए इन्होंने हाई स्पीड मिसाइलों का उपयोग किया। यहां ये ध्यान देने योग्य बात है
कि हाई स्पीड मिसाइल हमारे एयर बेस तक पहुंची हैं। ये अपने आप में भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात निकलकर आई है। अगेन, भारत के डिफेंस सिस्टम में एयर फोर्स के अपने स्टेशंस को सुरक्षा सुनिश्चित करने के तमाम प्रयास हुए, लेकिन जिस तरह के ये बल्क में फायर कर रहे हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ईरान ने जब इजराइल पर बहुत सारे मिसाइलें दागी और ड्रोन चलाए, तो सबकी सब तो नहीं पहुंचे वहां पर, लेकिन उनमें से 10-20% भी अगर पहुंचते थे तो ईरान बहुत खुश होता था। पाकिस्तान ने भी वही तरीका अपनाया, अपनी तरफ से बहुत सारे गोला बारूद फेंके, उनमें से जो पहुंच गए बस वो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं दिखा रहे थे, बस इनका लगना था कि हाँ देखिए हमने टिका दिए। ऐसे में इनके काफी सारे ड्रोन के मलबे भी बरामद हुए, क्योंकि हमने इन्हें खूब सारा मार के गिराया है। इस तरह से भारत के एयर क्षेत्र में घूमते हुए इनके ड्रोन देखे गए, जिन्हें हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने ठिकाने लगा दिया। लेकिन इनके कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल्स रहे, ऐसी शेलिंग रही जो घरों तक पहुंची, जो कि अपने आप में सिविलियन एरिया जो जम्मू सिटी के अंदर है वहां पर हो। यही कारण है कि भारत सरकार के द्वारा ब्लैकआउट का अनाउंसमेंट किया गया था। यही कारण है कि भारत सरकार के द्वारा कहा गया था कि ऐसे समय पर आप सभी लोग अपने घरों में रहें। जो सिविल मॉक ड्रिल आप सबसे करवाई जा रही है वो यही कारण था कि आप घर के बाहर ना रहें। ऐसी बहुत सी तस्वीरें आई जहां पर जो गोलाबारी हुई क्रॉस बॉर्डर, वो बॉर्डर के दूसरी तरफ आकर के इस तरह से घरों में आकर के पहुंचे। घरों का क्षतिग्रस्त होना यहां पर दिखाई दिया। और तो और एक मंदिर को इन्होंने जम्मू कश्मीर में टारगेट किया, जिसका नाम शंभू टेम्पल था। उस टेम्पल के अंदर भी इस तरह से आप शंभू नाम का टेम्पल है, और आप शंभू नाम के इस टेम्पल में भी इस तरह से ड्रोन के और मिसाइल के मलबे बरामद हुए। यहां पर टूटा हुआ ड्रोन ये बरामद हुआ, क्योंकि जब ड्रोन को आप हवा में मार रहे हो तो भी उसका असलहा आकर नीचे गिर रहा है, उसका जो मलबा है वो आकर नीचे गिर रहा है। तो आपने उसको मार भले ही दिया हो, लेकिन कहीं जाकर गिर रहा है, उससे भी क्षति तो हो रही है। तो ऐसे में ये सारी चीजें जो हैं, ये टूटी हुई जो रिलैक्स हैं इनके, वो प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर एक हाउस राजौरी के अंदर जो है वो आपको इस तरह से टूटा फूटा दिखाई दिया, क्योंकि बॉर्डर एरिया जहां पर राजौरी टच होता है वहां पर शेलिंग से इन घरों को नुकसान पहुंचा है। ये यहां के कॉमन्स भी लगातार बोल रहे हैं कि 4 बजे से शेलिंग शुरू हो गई थी, बॉर्डर एरिया से गोलाबारी शुरू हो गई थी। तो क्या भारत इस हो रही गोलाबारी का जवाब नहीं दे रहा था? बिल्कुल दे रहा था। भारत ने भी इसका जवाब दिया। लोगों ने कहा कि हम लोग घरों के अंदर थे इसलिए सुरक्षित थे, घरों को नुकसान पहुंचा है। अब इसी बीच में एक बहुत ही तस्वीर ऐसी निकल कर आई जो तस्वीर बहुत तरह से आपको संदेश देती है। यहां पर प्रशासन और पुलिस ये बधरवाहा वैली जो है वहां पर बाहर निकल करके लोगों को एडवाइस कर रही है कि आप लोग घर से बाहर ना निकलें, और लोग भी पूरी तरह से घरों में हैं और वो किसी तरह से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन आप सभी इस बात को अवश्य समझिएगा कि ये प्रशासन खुद जब बाहर निकला हुआ है, आपकी सुरक्षा के लिए बाहर निकला हुआ है। आप इनके आदेशों को सही से सुने, आप इनकी बातों की पूर्ति करें और अपनी सुरक्षा में अंदर चले जाएं। प्रशासनिक अधिकारी जब बाहर निकले हैं, उनको भी इस बात का डर है कि मिसाइल ये नहीं होगा कि वो घर टारगेट कर रही है, वो इन्हें भी टारगेट कर सकती हैं, इनकी जान भी खतरे में ही है। प्रशासनिक अधिकारी भी जहां तहां इस पूरे देश में जो काम कर रहे हैं, वो भी सेना की तरह हमारे देश की हिफाजत के तमाम प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश में चिकित्सा कर्मी हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, या किसी भी विभाग के कर्मचारी हों, जो तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला रहे हैं, उनका आज के समय में महत्व अतुलनीय है। उन सभी के काम को आप लोग रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है साहब। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बाकायदा यह बताया गया कि ड्रोन के जो हमले हैं वो 26 लोकेशंस पर इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के आसपास देखे गए, जिनमें से ये सारी जगह बताई गई कि कौन सी जगह थी जहां पर ये हमले हुए। इसे आप अगर मैप पर देखें तो आप देखकर समझ पाएंगे कि लेकर जम्मू कश्मीर से पंजाब और राजस्थान और गुजरात के अंदर ये सारी जगह पर ड्रोन हमले देखे गए। एक और यहां पर बात देखने लायक है, और वो ये है कि पाकिस्तान के द्वारा इन जगहों पर केवल हमले ही नहीं किए जा रहे, बल्कि फेक न्यूज के हमले भी किए जा रहे हैं। और मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूं, और आज मैंने बाकायदा आज की फर्जी खबरें करके आज इसमें एक सेक्शन डाला है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आज कौन सी फर्जी खबरें हैं जिनसे आपको बचना चाहिए था। यहां पर इन्होंने फर्जी खबरों में यह डालने का प्रयास किया कि पंजाब के अंदर जो अमृतसर गोल्डन टेम्पल है, या फिर पंजाब के अंदर जो गुरुद्वारे हैं, उनको भारत खुद टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान के द्वारा बकायदा इस तरह का फर्जी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, ताकि लोगों में अविश्वास पैदा हो
क्यों? क्योंकि भारत के अंदर पहले इन्होंने ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया कि पंजाबी जो सिख हैं वो अपने लिए एक अलग देश खालिस्तान चाहते हैं। ये पाकिस्तान का बनाया हुआ नैरेटिव था। पन्नू के माध्यम से ये लोग कनाडा और अमेरिका में बैठकर इसको चलवा रहे थे। अब चूंकि पन्नू छुप गया है बिल में जाकर के, लगातार जो सिखों पर हमले हो रहे हैं, पंजाब में गुरुद्वारों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से पुंछ में हमले हुए हैं, अब वो चूहा बाहर नहीं निकल रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, दबा हुआ है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको पता है कि निकलते ही लोग घसीटेंगे कि अब तो तू क्यों से बाहर निकल गया, तेरे आका लोग देख क्या कर रहे हैं। अब वो नहीं पूछ रहे कि कौन सिख है और कौन नहीं है, है ना। तो यहां पर रिलीजियस टारगेट जो चल रहा है, इसके पीछे का तर्क क्या दिया जा रहा है, देखिए मतलब कितना आसानी से भड़काया जा सकता है। भड़काने का तरीका देखें कि बोले इंडिया में इंडियंस ही टारगेट कर रहे हैं इस तरह से। अब ये बात क्यों बिलीव कर लोगे आप? क्योंकि अच्छा, खालिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए ये हो सकता है। भारत के अंदर भारत के लोगों को, हमारे यहां इतनी डाइवर्सिटी, इतने कल्चर्स, इतने रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, सब तरह की रीति रिवाज यहां एग्जिस्ट करती हैं। डाइवर्सिटी तो इंडिया की पहचान है, लेकिन ये लोग उसी को पकड़ करके कि चलो इनको भड़काते हैं, इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशंस भी इनके द्वारा चलाई जा रही हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हुआ वो क्या था, ड्रोन हमले के बाद में फिर शनिवार की जब सुबह हुई तब इन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी, और वो मिसाइलें जो हैं वो पठानकोट, आदमपुर, भुज एयरबेस जो है वहां पर और उधमपुर पर मिसाइलें आकर गिरी। पाकिस्तान ने बकायदा अस्पताल और स्कूलों को भी निशाना बनाने का प्रयास किया, हालांकि भारत ने उन्हें नाकाम कर दिया। मतलब हमारे जो एयरबेसेस हैं उनको इन्होंने टारगेट किया हाई स्पीड मिसाइल से। हालांकि हाई स्पीड मिसाइल्स के बारे में भी जानकारी नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है, मतलब न्यूज मीडिया में चल रहा है कि शायद इन्होंने शाहीन मिसाइल थी जो यहां पर हमले के अंदर यूज में ली थी। बकायदा भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बताया गया। भारत ने फिर से अपने स्टैंड को पूरी दुनिया के बीच दोहराया कि देखो हम युद्ध नहीं चाहते। अच्छा, मैंने कल जो रात को इसी चैनल पर एक सेशन किया था, उस सेशन में मैंने जानकारी दी थी कि क्या हम आपातकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैंने ये बात मना इसलिए की थी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को हमने अभी वॉर नहीं कहा है, हमने एक कार्यवाही नाम दिया है कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जो घटना है उस पर हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आतंकवादियों ने हम पर हमला किया था, हम उसकी बदला दे रहे हैं। अब पाकिस्तान की सेना, आप में से कईयों को यह लगेगा कि आकर के हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात बताई क्यों जा रही है कि हम पर कहां कहां हमला हुआ। इसके पीछे का रीजन है वर्ल्ड कम्युनिटी को यह अपडेटेड रखना कि हम हमला नहीं कर रहे हैं, हम बदला ले रहे हैं। हम पर हमला हुआ पहलगाम में, हमने आतंकियों से बदला लिया। हम पर हमला हुआ पुंछ में, हमने फिर इनके ठिकाने उड़ा दिए, हमने इनका एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया। अब हम पर हमला हुआ हमारे पठानकोट में, भुज पर, तो हम अपने हमलों को दुनिया को पहले बताते हैं ताकि दुनिया हमसे ये ना कहे। क्योंकि इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने अपनी जो इमेज रखी है ना, वो इमेज ये रखी है कि भारत किसी भी देश पर हमला नहीं करता है। अब आप पूछेंगे सर ये तो डरपोकों की पहचान हुई कि हम हमला नहीं करते हैं। जी नहीं, भारत हमेशा से दुनिया को यही संदेश देता आया है कि को एग्जिस्टेंस कंट्रीज का आपस में होना आवश्यक है, और हम पूरी दुनिया के अंदर सह अस्तित्व के विचार को अवसर देते हैं, हम उसकी कल्पना करते हैं और उसी को ही हम करवाना चाहते हैं। जब हम चीन के केस में भी बोलते थे तो हम यही कहते थे कि भाई चीन तुम तुम्हारी जिंदगी जियो, भारत और चीन के बीच के जो पंचशील सिद्धांत थे वो यही थे कि तुम तुम्हारा जियो, हम अपना जीते हैं। भारत ने जो गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई थी उसके पीछे भी यही नीति थी कि भाई हमें जीने दो, हमसे ताकतवर लोग अगर हमें मारने आएंगे तो पहले ही वो हमको इतने साल तक तो कॉलोनी बनाकर रह ही चुके हैं। भाई यूके ने हमको अपनी कॉलोनी बनाकर रखा ही था, तो हम नहीं चाहते, हम किसी पर हमला नहीं करना चाहते। और भारत जब भी आतंक के खिलाफ कोई बात बोलता है तो दुनिया इसे इसलिए ही सुनती भी है क्योंकि भारत ने किसी पर हमला नहीं किया। एग्जैक्टली जब आतंक के लिए बातें होती हैं और कहा जाता है कि भाई आतंकियों के बारे में बताइए, तो भारत अपना पूरा इतिहास निकाल कर बताता है कि जैसे पाकिस्तान कई बार कहता है कि बलूचिस्तान भारत के द्वारा करवाया जा रहा है, तहरीक तालिबान भारत के द्वारा करवाया जा रहा है, तो भारत अपना इतिहास निकाल कर बता देता है कि इतिहास गवाह है, हमने अपनी तरफ से किसी पर हमला नहीं किया। तो हम उसको ही आगे हमारी लीगेसी को ले जा रहे हैं कि हमने हमला नहीं किया, लेकिन राइट टू सेल्फ डिफेंस में हम बदला पूरा करते हैं। पहलगाम हुआ तो हमने बदला लिया,
पुंछ में हमला हुआ, फिर हमने बदला लिया, और अब चूंकि हमारे भुज में हमला हुआ, हमारे पठानकोट पे, उधमपुर पर आपने मिसाइल चलाई, लॉन्ग रेंज मिसाइल चलाई, तो यह नहीं है कि हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, हम फिर बदला लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, आतंक के खिलाफ आतंकियों को मारा, सेना के खिलाफ सेना को मारेंगे, और फिर हमने यही किया। हमने बकायदा अपनी तरफ से यह बात बोली कि जब हम पर इस तरह से हमला हुआ, जो कि आज शनिवार सुबह 1:40 पर हुआ, हमारे एयरबेस स्टेशन को टारगेट बनाया गया, तो हमने यह दोहराया। कर्नल सोफिया कुरैशी बोलती हैं कि भारतीय सेना दोहराती है कि वे तनाव नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान भी उसी की तरह व्यवहार करे। और फिर हमने जो भी हमारे 26 स्थानों पर हमले हुए थे, फिर हमने उसका रिटेलिएशन किया, बकायदा उसकी वीडियो फुटेज जारी की कि देखो ये हमने कर दिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर पर भी ये वीडियो डाला है, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जो ठिकाने उड़ाए उनका बकायदा वीडियो कंबाइंड करके कोलाज बनाकर डाला है, वो मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं बीएसएफ के द्वारा एक टेररिस्ट लॉन्च पैड जो लूनी के अंदर है, सियालकोट में अखनूर एरिया के अंदर, उसे उड़ाते हुए वीडियो डाल दिया गया। देखिए सर, ये उड़ा दिया है पाकिस्तान की पोस्ट और टेररिस्ट लॉन्च पैड फ्रॉम वेयर ट्यूब लॉन्च्ड ड्रोन वर आल्सो बीइंग लॉन्च्ड। यहीं से ड्रोन उड़ाए जा रहे थे, हमने दूर इसको समाप्त कर दिया है। ये इसका लाइव वीडियो है जो आपके सामने आ गया है कि किस तरीके से इस स्टेशन को भारत के द्वारा उड़ा दिया गया। मतलब अगेन आप ये समझकर चलें, आप में से कई लोग इस बारे में विचार में होंगे कि भारत एक ही बार में सारा गेम सेटल क्यों नहीं कर दे रहा है। नहीं करना, हम इसको मौका दे रहे हैं, ये गलती करेगा, और ये जो गलती करेगा हम इसी के इंतजार में है कि तू बढ़िया गलती कर, ताकि हम किसी भी तरह से किसी के दबाव में ना आए। अभी दुनिया के सामने भारत ने जो अब तक अपनी इमेज बनाई है, और वो इमेज क्या है कि हमने आज तक किसी का पक्ष नहीं लिया, इसीलिए दुनिया का कोई भी देश भारत पाकिस्तान में भारत का पक्ष नहीं ले रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया ने भारत को अकेला छोड़ दिया है, नहीं, वो ये मानता है कि भारत ने स्पष्ट शब्दों में अपने बारे में यह कह रखा है कि मैं किसी गुट में शामिल नहीं हूं। और हम शामिल क्यों नहीं होते, इसका बड़ा रीजन है भाई। गुट दुनिया में दो ही थे, या तो हमारे साथ नाटो चलता था या WTO वो वारसा चलता था जो कि सोवियत रूस का था। हम दोनों में शामिल इसलिए नहीं हुए क्योंकि वेपन हमें चाहिए होते थे सोवियत रूस से और आज के रूस से, और मार्केट चाहिए होता था हमें अमेरिका से। हम किसी एक गुट में शामिल कैसे हो जाएं? हम किसी एक गुट में शामिल नहीं हो सकते, ये हमारी मजबूरी है। आज भी भारत चाइना से कितना भी कंफ्लिक्ट रखे, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट या कभी कभी फर्स्ट लार्जेस्ट व्यापार चाइना से ही करता है, लेकिन अमेरिका से व्यापार करके दो पैसे कमाता है। इसलिए चाइना और अमेरिका विरोधी होते हुए भी हम दोनों को साध कर चलते हैं। तो भारत का जो इतिहास रहा है ना, हमारी जो कूटनीति रही है, उसमें यह देखा गया है कि हम लोगों ने अपनी डिप्लोमेसी में दुनिया को साध के चलने का प्रयास किया है। हम सबके बनकर रहे हैं। हालांकि इस विषय पर बहुत से लोग टिप्पणी यह करते हैं कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता और उसका भी कोई नहीं होता। यह तथ्य आजकल बहुत ज्यादा मीडिया में चलाया जा रहा है कि भारत की जो जियोपॉलिटिक्स है वो शायद पुअर है, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। इस तरह से कई जगह पर जो डी एस्केलेशन गैंग है, जो बार बार लिख रही है डी एस्केलेट करो, डी एस्केलेट करो, वो हमारी जो विदेश नीति है उस पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन विदेश नीति आज की नहीं है, नेहरू जी के जमाने की है। हम उस दिन से गुटनिरपेक्ष नीति अपनाकर चल रहे हैं। आज भी अगर हम खड़े होकर यह कह दें कि इजराइल हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ गाजा पट्टी मिटा दो और इस पर कब्जा कर लो, इजराइल दूसरे दिन भारत में बैठा पाया जाए। लेकिन क्या भारत यह चाहता है? आंसर है नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि भारत को मिडिल ईस्ट भी चाहिए तो इजराइल भी चाहिए। जो मिडिल ईस्ट और इजराइल दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, हमको दोनों चाहिए। हम चाहें तो 2 मिनट में ईरान के पक्ष में जाकर खड़े हो सकते हैं कि ईरान तुमसे हमें सेंट्रल एशिया जाना है। नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें यूएई के अंदर भारत के जो नागरिक जा रहे हैं, हमें यूएई भी चाहिए, जो कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ऐसे ही हम रशिया यूक्रेन के केस में रशिया के पक्ष में जाकर खड़े हो सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हम यूक्रेन से अपनी सबमरीन्स के लिए इंजन खरीदते हैं। हम यूक्रेन में वेस्टर्न वर्ल्ड को कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि चलिए आइए साथ मिलकर करते हैं। तो भारत ने जिस तरह से अपनी नीतियां बनाई हैं, इसी कारण से तो जब भी दुनिया के संघर्ष होते हैं, आप अगर कोई पूछे कि इजराइल फिलिस्तीन पर भारत की राय क्या है, आपका आंसर आएगा भारत 2 नेशन थ्योरी का पक्षधर है। बोले ये क्या है? 2 स्टेट थ्योरी चाहता है भारत। इसमें क्या है? इजराइल भी होना चाहिए, फिलिस्तीन भी होना चाहिए। हम फिलिस्तीन को रद्द नहीं करते। कोई हमसे यह पूछता है कि बताइए चाइना ताइवान पर भारत का क्या स्टैंड है? आंसर आता है भारत 1 चाइना पॉलिसी फॉलो करता है। बोले चाइना ताइवान के साथ गलत करता है, तो बोले हम तब भी कुछ नहीं कर सकते, हमने 1 चाइना पॉलिसी मान रखी है। कोई पूछे रशिया यूक्रेन में क्या है? बोले रशिया
रशिया यूक्रेन में हम डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस का भाषण देकर चले आते हैं। इसका मतलब भारत का कोई स्टैंड नहीं है, और जब स्टैंड नहीं है तो आज भी आपके साथ कोई स्टैंड नहीं है, मतलब आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। खड़ा नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं है कि आप अकेले हैं, आप खूब ताकतवर हैं, आपने सारे संसाधन अपने दम पर विकसित कर लिए हैं। क्या यह नकारात्मक पार्ट है? जी नहीं। अगर आपको वैश्विक ताकत बनना है तो किसी के पीछे खड़े होकर नहीं बन सकते। आपकी खुद की विचारधारा होगी, आपका स्वतंत्र अस्तित्व होगा, तभी जाकर के भारत दुनिया में एक वैश्व गुरु बनकर के, विश्व गुरु बनकर बाहर निकलेगा। अगर आज हमने, ये वही वाली बात है कि नेताजी के पीछे अगर खड़े हो गए तो नेताजी बड़े हो गए। क्यों? क्योंकि नेताजी को लगने लगेगा कि जब मेरे पीछे खड़ा आदमी इतना भारी है तो मैं तो इससे भी भारी हूं, क्योंकि ये मेरे पीछे खड़ा है। यही कारण है कि भारत ने स्वतंत्र अस्तित्व की व्याख्या को हमेशा जोर दिया कि नहीं, हम अपना मामला खुद निपट लेंगे। इसी कारण से जब भारत और पाकिस्तान के बीच का बहस छिड़ता है तो भारत दुनिया के सब देशों को चुप करा देता है कि देखो, ये हम दो देशों का आपसी मामला है। शिमला समझौते के माध्यम से हमने कह रखा है कि इसमें थर्ड कंट्री को हम इंटरफेयर नहीं करने देंगे। इसके पीछे का बड़ा रीजन है, भारत नहीं चाहता कि कोई हमको गवर्न करे। अब कल को चाइना जाकर के बैठ जाए भारत, अमेरिका और रूस में किसी एक का पिछलग्गू होकर, तो क्या आप चाइना को अमेरिका का प्रतिद्वंदी मानेंगे? नहीं मानेंगे। फिर रूस बड़ा आदमी कहलाएगा। और हमेशा नेतृत्व क्षमता के अंदर यह बात कही है कि भाई साहब, लाइन तो वहीं से शुरू होनी चाहिए जहां आप खड़े हुए थे। तो भारत आज खड़ा हुआ है अपनी अड़िग पहचान लेकर कि हम किसी का ना तो साथ चाहते हैं और ना ही साथ लेना और ना देना जैसा व्यवहार रखते हैं। हम अलग हैं और हम सबका समर्थन चाहते हैं, और वही चाहते हुए हम दुनिया को अपडेट अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी कर रहे हैं। और यही कारण है कि बहुत से लोग सॉफ्ट पावर के तरीके से भारत का साथ देते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में फिलहाल के लिए अगर आप बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर पर और अपडेट भारत की सेना के द्वारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से दिया गया। मैंने थोड़ी देर पहले ट्विटर पर भी डाला है। हमने बकायदा मार्क किए कि देखो, कुछ इस तरह के सेंटर्स थे, यहां पर टारगेट थे। जब हम पर हमला हुआ एलओसी के माध्यम से, तो एलओसी पर हुई जो क्रॉस गोलाबारी है, हमने अपने गोलों से उन जगहों को जहां से हम पर गोलाबारी हो रही थी, हमने उन सबको निपटा दिया है। आप में से कुछ लोग कह सकते थे ना, क्या हमें पता नहीं चला क्या हम पर कहां से हमला हुआ? हमें पता चला, हमने लगाया सभी जगह निशाना, और ये गया गोली और जाकर के उखाड़ दी इसको। ठीक है ना? पूरी तरह से हमने कदम से कदम मिलाए जा। ये बहुत ही शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक है। ये शायद पता नहीं आपको सुनाई दे रहा होगा या नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप जाकर सुने तो मैंने ट्विटर पे डाला हुआ है ये। ठीक है, तो हमने बकायदा भारतवासियों को बता दिया कि भैया 9 तारीख के दिन ही हमने ये सारा काम कर दिया है, हमने अपनी तरफ से इनको जवाब भेज दिया है। ठीक है, भारत ने पाकिस्तान के फिर सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया, क्योंकि अल्टीमेटली हम पर हमला हुआ है तो फिर हम भी करेंगे। तो भारत ने उनके हमले का विरोध वो करते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए, रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहयम खान, जो इनके खास परमाणु वो ठिकाने हैं, एयर बेसिस हैं, हमने वहां हमले किए। सियालकोट का एयर बेस भी हमने टारगेट किया। हाँ, फिर भी हमने एक ही लाइन बोली। हमारी तरफ से बात क्या बोली गई? कर्नल सोफिया कुरैशी के बयान में था कि हमने ये सुनिश्चित किया कि मिनिमम कोलेटरल डैमेज हो। हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम किसी सिविलियन को टारगेट नहीं कर रहे, हम किसी सिविलियन को टारगेट नहीं कर रहे, यही हमारा उद्देश्य है। और हमने मिनिमम कोलेटरल डैमेज को ध्यान में रखते हुए भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री के जो बेसिस हैं उनको टारगेट किया। तो अब देखिए, पहले हमने आतंकियों को टारगेट किया, पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस और सेना को टारगेट किया। उन्होंने हमारे सिविलियंस और सेना को टारगेट किया, तब भी भारत ने अपनी बड़प्पन दिखाया, क्योंकि पापा बेटे को बुरी तरह नहीं मारना चाहते, इसलिए हमने केवल सैनिक अड्डों को ठिकाना बनाया। इसके बावजूद पाकिस्तान चीटिंग करता रहा। क्या करता रहा? उसने अपने ऊपर से सिविलियन एयरक्राफ्ट उड़ाए ताकि भारत सिविलियंस के डर में उनके सेना को निशाना ना बनाए। ये मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। ये कुछ एयरबेस हैं, नूर खान, शौरकोट, मुरीद एयरबेस, जहां पर भारत की तरफ से होते हुए धमाके आपको दिखाई दे सकते हैं। ये उन्हीं वहां पाकिस्तान के ही लोकल लोगों के वीडियोस हैं जो अपनी तरफ से ये बता रहे हैं कि आकर के इस तरह से अटैक हुए हैं और यहां पर आग। ये पाकिस्तान से ही एक वीडियो है जो कि आज सुबह बाहर आया, जिसमें नूर खान एयरबेस के बाहर खड़ा हुआ एक पाकिस्तानी खड़े होकर के वहां दिखा रहा है कि कैसे नूर खान पर हमला हुआ है और पाकिस्तान के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, झंडे हाथ में लेकर के पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कि हमारे एयरबेस पर हमला हो गया है, हम साथ हैं, ऐसा करते हुए ये लोग बाहर निकल आए। कुल मिलाकर भारत ने इनके एयरबेस को जब टारगेट किया
तो फिर इनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आ गई। इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि नूर खान, मुरीद, रफी की एयर बेसिस को बाकायदा इन्होंने एक्सप्लोज किया और एक्सप्लोजन्स जो है वो इस्लामाबाद, लाहौर आदि जगह पर भी पाए गए हैं। ऐसी बातें हुई। तो मतलब कितने बड़े बम थे? तो बोले साहब इतने मोटे मोटे बम थे जो हमने मारे थे। हमने ये सारी बातें इनको बताई। साथ में हमने ये भी बार बार कहा कि पाकिस्तान बार बार जो गलती कर रहा है वो क्या है कि नोटम जारी होने के बावजूद फ्लाइट उड़ा रहा है। हमने कह रखा है कि भाई हवाई जहाज मत उड़ाना, सिविलियंस को लेकर मत उड़ना, हम उन्हें मारेंगे, लेकिन ये बार बार उन्हें उड़ा दे रहा है। और भारत ने अपने संस्कारों में हमेशा यही पाया है कि अगर किसी ने ह्यूमन शील्ड बना ली, आपने एक काल्पनिक फिल्म ही कहूंगा बाहुबली, लेकिन अगर उसको भी देखा हो तो बाहुबली का भी एक सीन बहुत खास है जो कि भारत की संस्कृति और संस्कार दिखाता है कि जब उसमें दोनों भाइयों के बीच में बहस वो करवाई जा रही होती, कंपटीशन करवाया जा रहा होता है, भल्लाल देव और शाहू बाहुबली कौन कौन है इन दोनों के बीच में। तो ऐसे में बाहुबली के सामने एक चैलेंज था कि सामने ह्यूमन शील्ड बनाकर सेना खड़ी थी, तो उसने ह्यूमन शील्ड को पहले हटाया, महिला और बच्चे जो खड़े थे उनको हटाने के लिए उनके पैरों में कुछ रस्सियां मारी, तब जाकर अपराधियों को मारा। पाकिस्तान वाले ये जानते हैं कि भारत इतना संस्कारों से युक्त है कि ये सिविलियंस को टारगेट नहीं करेगा। अब जब टारगेट नहीं करेगा तो इन्होंने अपनी सुरक्षा में अपने ऊपर सिविलियन एयरक्राफ्ट उड़ाने शुरू कर दिए और बाकायदा सिविलियन एयरक्राफ्ट को इस तरह से उड़ाया ताकि भारत जितना अधिकतम सिविलियन एयरक्राफ्ट उड़ते देखेगा हमले रोक देगा। ठीक है, तो ये तो भारत की तरफ से अपडेट था। अब आते हैं आज के फेक समाचारों में। तो चलिए स्वागत है आज के फर्जी समाचारों में। फर्जी समाचारों में पहला फर्जी समाचार निकल कर आया पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें उन्होंने यह कहा कि भारत की एक महिला पायलट जिसका नाम है स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह, उसको पाकिस्तानियों ने कैप्चर कर लिया है। आज के फर्जी समाचारों में बकायदा पीआईबी ने फैक्ट चेक करके इसे गलत करार दिया और कहा कि यह पूरी तरह फेक है और यह एक प्रो पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल द्वारा क्लेम किया गया है। स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह को कैप्चर नहीं किया गया है। मतलब एक फेक खबर जो भारत में फैलाई जा रही थी उसका खंडन भी आपके सामने निकलकर आ चुका है। दूसरी फर्जी खबर आपके सामने है और वो फर्जी खबर है पाकिस्तान के द्वारा भारत में फैलाई गई और वो फर्जी खबर कुछ इस तरह से थी पीटीवी न्यूज के माध्यम से कि हमने भटिंडा के अंदर अपना हमला कर दिया है, पूरी तरह से भटिंडा एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। पीआईबी ने बकायदा फैक्ट चेक करते हुए कहा कि भटिंडा एयरफील्ड पूरी तरह से सक्रिय है, क्रियाशील है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अगेन एक फर्जी खबर है जो फैलाई जा रही है। इसी तरह से दिल्ली एयरपोर्ट पर हमले करने की एक फर्जी खबर आई। अगेन पीआईबी फैक्ट चेक के अंदर उसे गलत करार दिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल है, दिल्ली मुंबई के बीच या तमाम तरह की जो फ्लाइट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। ये एक फर्जी खबर थी जो फैलाई जा रही थी। इसी तरह से एक और फर्जी खबर फैलाई गई और वो ये थी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक इंडियन पायलट इजेक्ट होकर के बाहर निकला है। जवाब था कि ऐसा कोई भी एपिसोड नहीं हुआ है, भारत के सभी पायलट्स और सैनिक सुरक्षित हैं। साथ ही साथ एक और बड़ा क्लेम निकाला गया फर्जी खबरों में और वो क्लेम था भारत के S-400 को तबाह कर दिया गया है। और ये छोटे मोटे हैंडल द्वारा नहीं, ब्रिक्स न्यूज नाम से एक न्यूज हैंडल है उसके द्वारा ये खबर फैलाई गई। अब इतने बड़े न्यूज हैंडल के द्वारा आप जानकर आश्चर्य करेंगे, अल जजीरा जैसा भी जो इतना प्रतिष्ठित न्यूज हैंडल है, हालांकि वो भारत विरोधी नीतियों के लिए जाना जाता रहा है, इजराइल ने तो उसे प्रॉपर तरीके से बैन किया हुआ है। अल जजीरा सरकार के द्वारा, कतर सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, लेकिन फिर भी वो भी फेक न्यूज फैलाने से पीछे नहीं रहा। ब्रिक्स न्यूज नाम के इस न्यूज हैंडल ने फैलाया कि पाकिस्तान कहता है कि इसने इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, इन्होंने खुद की तरफ से यह नहीं कहा कि S-400 डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया हैज बीन कोलैप्स्ड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पाकिस्तान कहता है कि भारत का S-400 गिरा दिया। तो तुम क्या कहते हो भाई? तुम रिपोर्टर हो ना, तुम अपना कहो ना, तुम मालूम करो इंडिया में जाकर के कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। काय का फर्जी न्यूज चैनल चला रखे हो? फिर अगर तुम न्यूज चैनल बना ही रहे हो अपने आप को, तो फिर ये बात किस तरह की? वो कहता है, मैं तो ये कहता हूं कि शहबाज शरीफ, अब मैं डॉट करके कहूंगा तो फिर मतलब खामा बेइज्जती हो जाएगी उन लोगों की। कुल मिलाकर के बात यह है कि इस तरह की फर्जी न्यूजों को किसी का नाम लगाकर अगर आप डाल रहे हैं तो इसका इंपैक्ट सोच रहे हैं। लोगों को लगने लगा ब्रिक्स न्यूज ने ये कहा है, लेकिन कहा क्या? पाकिस्तान कहता है। तो इस बात का बकायदा भारत के अंदर कंफर्मेशन दिया गया कि हमारा S-400 सुरक्षित है। ये केवल मिस इंफॉर्मेशन का सहारा लिया जा रहा है, भारत के विरोध में फर्जी बातें पेश की जा रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार से फिर S-400 डेस्ट्रॉयड बाय पाकिस्तान को पीआईबी ने भी फैक्ट चेक करके ब्रिक्स न्यूज वाले हैंडल को फेक करार दिया। बहुत से लोगों ने तो भारत में यह तक डिमांड कर ली कि सर इनको बैन ही कर दो, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान ने आदमपुर, सूरतपुर, S-400, नगरकोट के गोला बारूद सेंटर, ब्रह्मोस फैसिलिटी
ह्यूमैनिटी को तबाह करने का दावा किया, हम इसे खारिज करते हैं। बाकायदा पाकिस्तान तो यह तक चला दिया कि जहां पर भारत ने S-400 रखे हुए हैं वहां पर भी हमने, और ब्रह्मोस रखे हुए हैं वहां पर भी हमने हमला कर दिया है। अब मतलब अंबाला में भी हमला कर दिया, सब जगह हमने हमला कर दिया है, तबाह कर दिया है। ये सब फर्जी खबरें हैं, कोई इनका लेना देना नहीं है। हमने बाकायदा इसको पूरी तरह से क्लियर किया। ऐसे ही अल जजीरा इंग्लिश लिखता है कि उन्हें देयर हैव बीन अबाउट 10 explosions around Srinagar airport in Indian administered Kashmir, reports the Reuters news agency citing local officials। मतलब हद हो गया है इन न्यूज चैनल्स के कोटिंग को देखने वाली बात है। ये वही न्यूज चैनल्स हैं जब इजराइल और हमास हुआ था तब छाती पीट रहे थे हर जगह ये दिखा दिखा करके कि ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन गाजा। उसको तो ये इतना तरीके से उठा रहे थे। अब आप देखिए, मैं इस खबर का आपके सामने विश्लेषण कर रहा हूं, पढ़िए क्या लिखा है। अल जजीरा इंग्लिश लिखता है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर 10 धमाके हुए, उसके आसपास 10 धमाके हुए, लेकिन लिख क्या रहा है, रिपोर्ट्स द रॉयटर्स न्यूज। अब मतलब इनको रॉयटर के माध्यम से पता चला है, जैसे कि अपने देश में ANI न्यूज एजेंसी है, ऐसे रॉयटर्स नाम की एक न्यूज एजेंसी है, ठीक है ना। तो ऐसे में बोले हमको रॉयटर्स से पता चला है। बोले अच्छा, बहुत अच्छी बात है, चलो रॉयटर्स क्रेडिबल होती होगी, वहां से पता चल गया होगा। भाई साहब, रॉयटर्स के साथ में यह लिखा गया है कि रॉयटर्स ने लोकल ऑफिशियल्स को कोट करके यह बात लिखी है। तो भाई, तो तुम क्या यहां पर चूर्ण बेच रहे हो? तुम्हारा पत्रकारिता का काम है जाकर चेक करके आओ ना कि क्या सही है क्या गलत है, हैं? हमारी तरफ से यह क्लेम किया गया कि ये सब फर्जी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब ये पूरी तरह से फेक है। भारत ने फिर इसे फैक्ट चेक किया, कुछ भी इस तरह की बात में सच्चाई नहीं है। और उन्होंने कैसे बातें लिखी हैं, उसने कहा कि उसने ये कहा, तो फिर तो हमारी इंडियन मीडिया बेचारी कल गलत ही डांट सुन ली। वो जो कह रही थी कि कराची में धमाके हो गए, कि इस्लामाबाद हमने कब्जा कर लिया, कि भारत की सेना पाकिस्तान में घुस गई, तो वो बहुत ही अच्छी है यार। तुम तो और ही गए गुजरे स्तर के लोग हो यार, हैं? उनको भी कोई ना कोई कह ही रहा था कि उसने कहा कि ऐसा हो गया है, तो उन्होंने चला दिया। तो हम ये कहते हैं कि इंडियन मीडिया का दुनिया के अंदर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर नीचे आता है, वो कहीं भी बेचारे निकल जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, उसमें क्या है। तो तुम तो यार और बड़े वाले हो भाई। तुमको देखा जाए ब्रिक्स न्यूज, अल जजीरा, ये तुम तो अपने आप को रॉयटर्स, तुम तो अपने आप को बहुत बढ़िया न्यूज चैनल कोट करते हो ना भाई, दुनिया वाले तुम पर बिलीव करते हैं। और आइए चाइनीजों के पास चलते हैं, और वो लेकर चल रहे हैं ग्लोबल टाइम्स। उनका अलग ही चल रहा है, उनका अलग चल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई उनको मोरली पाकिस्तान का साथ देना है, तो दे धमाधम पाकिस्तान की न्यूज़ों को छाए जा रहे हैं, दमाए दबादम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर एक और न्यूज़ निकल कर आती है, और वो तो गजब ही थी कि भाई साहब इंडिया की 70% बिजली ठप हो गई है। भाई मेरे घर में अब तक पिछले 48 घंटे से बिजली छपकी तक नहीं है। आप भी अपनी तरफ से थम्स अप करके कमेंट बॉक्स में बता दो कि आपके यहां बिजली आ रही है ना भाई। मतलब आप अपने कमेंट में रिएक्शन कर दो, लाइव कमेंट के अंदर बिजली आ रही है। तो इन महाशय ने 70% बिजली कहां की उड़ा दी। ग्लोबल डिफेंस इनसाइट करके कोई हैंडल चलाया गया, जिसमें यह लिखा गया कि साइबर अटैक हुआ पाकिस्तान के द्वारा, भारत के 70% फील्ड को तबाह कर दिया गया। ऐसा तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन इन्होंने दुनिया को दिखा दिया, मेजर साइबर अटैक दिखा दिया। भारत ने कहा फर्जी है। कम से कम यार इस बात का तो मान लो कि लोग कह रहे हैं कि बिजली आ रही है, तभी तो वो न्यूज सुन पा रहे हैं। लेकिन भाई साहब इन्होंने फर्जी फैलाने निकले तो बेचारा एनडीटीवी भी लपेटे में आ गया। एनडीटीवी ने कह दिया कि दिल्ली मुंबई रूट के ऊपर ट्रैफिक चलना बंद हो गया। नहीं भाई, अभी मैं खुद वहीं दिल्ली मुंबई रूट पे से चल के आ रहा हूं, जयपुर उसी में ही पड़ता है, अलवर वहीं से ही निकलता है, दिल्ली मुंबई रूट का हिस्सा है। कोई ट्रैफिक नहीं रुका है, बढ़िया से सब चल रहा है। ना तो रोड पर दिक्कत है और ना ही फ्लाइट में दिक्कत है, बढ़िया दिल्ली मुंबई की फ्लाइट्स चल रही हैं। तो ये फर्जी खबरें हैं, और फर्जी खबरों को कितना ज्यादा डिनाई किया जाए ये जानना जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली कोई किस नाम से कोट कर दे रहा है तो दिक्कत हो जा रही है। अच्छा, इसके बाद तो जो बात, मतलब मैं फर्जी खबरों में खुद कहां जाकर फंसा, हद तो ये हुई। मैं जयपुर से आपके लिए ये सारे सेशंस कर रहा हूं। जयपुर की एक रिपोर्ट आती है कल, और वो रिपोर्ट क्या आती है साहब, एक्सप्लोजन कैन बी हर्ड एट जयपुर एयरपोर्ट। ये कोई जीवन जर्नलिस्ट है। अच्छा, नाम से सुनकर तो बिल्कुल इंडियन सा, हिंदू सा फीलिंग आता है, लगता है कि कोई भारत का ही नागरिक होगा, यही कोई रिपोर्टिंग कर रहा होगा। रिपोर्टिंग में क्या हुआ, जयपुर एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ। भाई साहब मैं खुद इसके बारे में कल आपको ट्वीट भी किया कि भाई मैं यही हूं, एयरपोर्ट पर धमाका होता और हमें पता ही नहीं चलता, फिर तो मेरा मतलब किसी भी तरीके से होना गलत है। भाई साहब यहां पर फर्जवाड़े की फिर खुद, मतलब यहां के कलेक्टर ने ट्वीट करके कहा कि यार फर्जीवाड़ा है, ये कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के फर्जी खबरों का आज मैंने आपके सामने प्रसारण किया। मैंने आपको यह भी बताया कि कौन सी फर्जी खबर है, और मेरा मानना है कि मैं आपको अब रोज फर्जी खबरों का एक सेक्शन लेकर आऊंगा, जिसमें आज की फर्जी खबरें आपको कराई जाएंगी इस युद्ध काल के अंदर, जो मतलब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर चल रही हैं। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए भारत के लिए इन्होंने जो भी डायलॉग मारे वो ये कि इंडिया कहता रह गया और हमने $2.5 बिलियन का IMF से लोन ले लिया।
मतलब कर्ज मांगने वालों भिखारियों की कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। वो इस बात पर खुश हो रहे हैं कि भला हो हमें कर्ज मिल गया है, और हमें कर्ज मिल गया है, कर्ज मिलते ही हमने बैलिस्टिक मिसाइल चला दी है। आईएमएफ ने इंडिया के द्वारा जो कंसर्न रेज किए थे उनको नहीं माना, और ये मैंने कल भी आपको बता दिया था सेशन के अंदर कि आईएमएफ का सब कुछ किया धरा है। पाकिस्तान की सरकार बदलवाने वाली आईएमएफ है, अमेरिका है, बाइडेन के काल में ये सारा काम हुआ था, इमरान खान को जेल में डाला गया था, कल मैंने आपको सारी बातें बताई। तो आईएमएफ भारत के कहने से तत्काल प्रभाव से सहायता रोक दे, ये संभव नहीं है, क्योंकि भाई उन्होंने पूरा देश बर्बाद कर दिया, और अब आप कह रहे हो कि नहीं सर इनको कर्जा मत दो। तो भारत की बात नहीं सुनी गई। इस बात को लेकर के लोग मजे ले रहे हैं कि वाह आईएमएफ आया इनको लोन देने, उन्होंने कट निकाल के आतंकियों को दे दिया, जाओ बेटा आराम करो। खैर, पाकिस्तानियों को लोन मुबारक। अल्टीमेटली जब जब कर्ज में रहोगे आईएमएफ तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे काम करवाएगा कि तुम खुद से आईएमएफ विरोधी होकर के बैठ जाओगे। कुल मिलाकर के आईएमएफ ने पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख करके चला दी है ताकि भारत के विकास को वो रोक सके, क्योंकि अल्टीमेटली उसे चाहिए क्या? उसे चाहिए कि भारत कोई नया मोर्चा लेकर खड़ा ना हो जाए। ऑलरेडी चाइना से तो परेशान हो ही रहे हैं। चाइना जितना तेजी से उभरता हुआ आ रहा है, अमेरिका उसको आए दिन काटने के लिए कभी टैरिफ वॉर छेड़ता है, कभी कुछ करता है। अगर अब भारत इतना तेजी से उठता हुआ आ गया और दुनिया की तीसरी ताकत बनते हुए दिखाई दे गया, क्योंकि तीसरी इकोनॉमी तो हम 2030 तक ही बन जाएंगे, ऐसे में अगर हम दिख गए तो हम अपनी बात करने लगेंगे कि बिना किसी के साथ के हम इतना आगे कैसे आ गए। तो ऐसे में भारत की विकास को कैसे रोकना है, तो इसके लिए पाकिस्तान के कंधे पर रख करके कर्ज का जाल फेंको, जो उसको वो करते हुए दिखाई दिए। इस बात का उमर अब्दुल्ला जी ने भी विरोध किया। कहा कि दुनिया वालों, किस तरह से आप ये कहते हो कि जम्मू कश्मीर में हम अमन चैन चाहते हैं, तुम आईएमएफ के माध्यम से पाकिस्तान को कर्जा दे रहे हो, वही कर्जा लेकर के इधर गोलाबारी चलाएगा। तो ये बात भी निकल करके कुल मिलाकर आई। खैर चलिए और आगे चलते हैं। इसी प्रकार से आगे चलते हुए पाकिस्तान की तरफ से खबर आ रही है। अगेन मैं इस बात को खुद कंफर्म नहीं करूंगा, क्योंकि अब मुसीबत यह है कि कौन कह रहा है, ये सेज में बड़ा दिक्कत आता है भाई। अब ये सेज लिख करके पढ़ना पड़ता है कि किसने कहा। तो यहां लिख रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री। पाकिस्तान की मिलिट्री में तो 6 लाख लोग हैं, तो क्या हर आदमी बिल्कुल कुत्ते की तरह हुंकारे मार रहा है क्या, ऊ करके बोल रहा है कि हाँ भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बुलाया? ये फर्जी चीज हो गई। तो ऐसे में मैं इस न्यूज की सत्यता प्रमाणित नहीं करता, लेकिन न्यूज क्या चल रही है वो जान लो कि प्रधानमंत्री ने अभी अपने द्वारा न्यूक्लियर आर्सेनल्स जो रखे हैं, परमाणु बम जो रखे हैं, उनकी जो कमेटी है उसकी बैठक बुलाई है कि आओ। ये एकदम फर्जी खबर की तरह से बिल्कुल लग रही है, लेकिन फिर भी इसको जान लो कि इस तरह की मीडिया में न्यूज फैलाई जा रही हैं ताकि दुनिया में, भारत में एक प्रेशर खड़ा हो। भारत में आजकल एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो कभी भी पाकिस्तान को मारने के खिलाफ हुआ करता था। मैं ऐसे कई अपने सर्कल में मित्रों को जानता हूं जिनसे जब भी मैं इस बारे में तर्क करता था कि यार आतंकियों ने ये किया, इनको सबक सिखाना चाहिए, तब वो कहते थे क्या ही सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को क्या ही मारना है, पाकिस्तान तो वैसे ही मरा हुआ है। हमने कहा अच्छा यार ये तो काफी बड़े सिंपैथाइजर हो रहे हो तुम। हमने कहा फिर तो बढ़िया से मारना चाहिए। अरे नहीं नहीं, युद्ध अच्छा नहीं होता है। अच्छा, क्योंकि ये देश बुद्ध का है। तो भाई उन जैसे लोगों की विचारधारा के चलते पाकिस्तान इतना कान में चढ़ करके, समझ रहे हो ना, वो करने लगा। एनीवे, फिलहाल के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अब जब हमने ये कार्रवाई शुरू कर दी है, वही लोग लगा करके हैंडल पर चल रहे हैं, डी एस्केलेट करो, युद्ध को खत्म करो, रोक दो, सब रोक दो। बिल्कुल समझ में आता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा अधिकांश व्यूअर तो वहीं से बैठा हुआ है ना। आजकल जो कंटेंट इंडिया का कंज्यूम हो रहा है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स का, वो भी वहीं से हो रहा है, क्योंकि तुम भारत के विरोध में बोलते हो, चंदा तुम्हें वहां से मिलता है। तो खैर कोई बात नहीं, ये समझ में आता है। ऐसे में यहां पर जो है अभी ग्लोबल टाइम्स ने फिर से जियो न्यूज को कुछ मतलब कहते हुए कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है और वो पूरी तरह से युद्ध के तैयार में। तो ये सब एक दूसरे को कोट कर रहे हैं, कोई ओरिजिनल पत्रकारिता नहीं कर रहा है, सब इधर उधर से मार रहे हैं। इसी बीच में ग्लोबल टाइम्स ही इस खबर को कवर करता है और कहता है कि पाकिस्तान ने मेजर मिलिट्री कैंपेन, जिसका नाम रखा है कुछ ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस। अब ये नाम क्या है ये पता नहीं क्या है, ये कुछ बुन नून करके है, इस तरह का इन्होंने मनहूस टाइप का कोई ऑपरेशन लॉन्च किया है, जो कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ लॉन्च किया गया बताया है। इसी को आधार मानकर हमने आपके सामने ये बात कही थी, ठीक है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के बारे में खबर आ रही है कि इस्लामाबाद के सभी पेट्रोल स्टेशंस को बंद कर दिया गया अगले 48 घंटों के लिए, ठीक है। साथ में एक और अपडेटेड न्यूज ये है कि G7 कंट्रीज जो हैं, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, उन्होंने भारत से और पाकिस्तान से कहा है कि आप भैया इस पूरे डी एस्केलेशन को रोकिए, दिक्कत खड़ी हो जाएंगी, इस तरह से अब आप लोग रोक दीजिए, डी एस्केलेट करिए, युद्ध मत करिए। सऊदी अरब की तरफ से भी बयान आया है, रुक जाओ। कल मुझसे मेरे इंस्टाग्राम लाइव पर कुछ मित्रों ने पूछा कि सर युद्ध किस दिन रुक जाएगा। देखो मैं अभी यही बता देता हूं युद्ध किस दिन रुक जाएगा। आज से मुश्किल से 5 दिन इसकी अधिकतम मियाद है,
अधिकतम मियाद में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस हफ्ते के अंत तक सऊदी अरब में संभवतया ट्रंप पहुंच रहे हैं और अमेरिका के द्वारा ये सारे काम, क्योंकि ट्रंप आए और वैश्विक मीडिया कवर कर रहा हो इंडिया पाकिस्तान, तो ट्रंप को ये बर्दाश्त नहीं होगा कि यार फुटेज में मैं क्यों नहीं हूं। पिछले 2-3 महीने से तो मैं ही चल रहा था और भी 4-5 महीने से मैं चल रहा था, मैं रहूं। उस समय युद्ध नहीं होना चाहिए, उस समय शांति होनी चाहिए और शांति के लिए इन लोगों ने प्रयास शुरू कर भी दिए हैं। मार्को रूबियो के द्वारा, जो यूएस के सेक्रेटरी मार्को रूबियो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कॉल करके कहा कि भैया तुम सुने हो कि बैलिस्टिक मिसाइल चला दिए हो, इधर से हम आईएमएफ से पैसा दिलवाए, उससे पहले तो तुम ड्रोन ही देख रहे थे, उसके बाद यार तुम बैलिस्टिक मिसाइल चला दियो। तो यहां पर इन्होंने बात की है। इसके साथ साथ भारत के साथ भी इनकी बातचीत हुई है, भारत के विदेश मंत्री ने भी इनसे बात की है। कुल मिलाकर के भारत और पाकिस्तान दोनों ही क्लोज कनेक्ट में अमेरिका के हैं। अमेरिका अभी इनसे कह के रखा हुआ है कि चल लो लड़ लो थोड़े बहुत दिन, तो उस तरह से समझो कि लड़ा झगड़ा जा रहा है, यही निकल रहा है इसका सेंस, क्योंकि हम भी प्रॉपर उन्हें रिपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ सर इतना मार दिए। उधर से पाकिस्तान, अमेरिका कह रहा है हाँ भाई पाकिस्तान पैसा दिए थे, तुम बैलिस्टिक मार दिए हो क्या? बोले हम मार दिए हैं सर। अच्छा F-16 तो नहीं चलाए? बोले नहीं चला। चला देते फिर भारत को भी तो लोन चाहिएगा आईएमएफ से, आईएमएफ हमारे ही तो पास है, हम ही तो देंगे। तो उस तरह के इनके बीच में फुनियाना चल रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका भी देख रहा है अच्छा लड़ लो बाद में बात करेंगे, उस टाइप से कुछ चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो जब ट्रंप यहां आएंगे उससे पहले सब शांति करा दी जाएगी, लोड मत लीजिए, उस तक तो आप आराम से चलने दीजिए। अब मौका भारत के पास ये है, बहुत हो गया यार रिपोर्ट का। देखो मैं भी अब सब बातें कवर कर करके ना इरिटेट हो रहा हूं। अब हो गया सारा खेल, अब इसको तुरंत खत्म कर दो। खत्म कर दो से मतलब डी एस्केलेशन की बात कर रहा हूं क्या? अरे नहीं, वो आएगा अगले हफ्ते तक, तब तक जाकर पीओके में बैठ जाओ ना भाई, कब जाओ उसको, जगह को खत्म करो कि सर हो गया, हम तो बस खेला खेली खेल रहे थे, अंदर तक घुस आए, अब बताइए कहां शांति करवाएंगे। क्योंकि देखिए अगर आप इतना बढ़िया से हम सबको मोटिवेट कर ही दिए हैं ना, अब हमारे देश का हर युवा तैयार हो चुका है, इस समय पूरी तरह से मोमेंटम बन चुका है। महात्मा गांधी जी के बारे में कहते हैं ना कि उन्होंने 3 बड़े आंदोलन बुलाए, लेकिन आंदोलन बुला के फिर स्थगित कर दिया करते थे। संघर्ष विराम संघर्ष की नीति भारत को पसंद नहीं आती है, मतलब क्रांतिकारियों का देश हो गया भारत इस समय। अब कर दीजिए, कर दे चढ़ाई वाली वो वाली स्थिति है। भारतीय सेना को आप खुला छूट दीजिए कि जाइए आप अपना व्हीकल लेके आगे निकलिए, देखा जाएगा जो होगा। पीओके पर इसी बार में कर दीजिए। अगले 7 दिन है मोहलत के दिन आपके पास, जब तक वो नहीं आता ट्रंप तब तक तो आपके पास खाली खाली टाइम है। निपटा कर फिर बात कीजिएगा कि हाँ इतना क्षेत्र हमारा हो गया। ये रोज का रिपोर्ट कार्ड क्या देना, इतना हो गया है सर, इतना कब्जा कर लिया है, इतना अंदर चले गए हैं, उसने मारा हमने मारा, उसने मारा हमने मारा। अरे बंद करो यार, अंदर घुसो, खेला खत्म करो यार, ठीक है ना। तो ये अपडेट्स दिए जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर यही है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आप सभी का फिर से एक बार बहुत धन्यवाद करता हूं साथियों, चूंकि युद्ध का काल है और इसी बीच में एक हमारे लिए आप लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धि दी। हर दिन लगभग हमारे 1.5 लाख से ज्यादा साथी पूरे टाइम उपलब्ध होकर के हमारा हौसला बढ़ाते हैं। इसी बीच में अंकित इंस्पायर इंडिया पर 5 मिलियन का जो सुहाना सफर है वो पूरा हुआ। सभी हमारे सब्सक्राइबर साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, आप जितने भी साथी अगर हमें सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें असल में ताकत मिलती है। हमें लगता है कि हमारे साथ एक परिवार खड़ा है जिसकी जिम्मेदारी हम पर है। हम पर जिम्मेदारी है कि उन तक हम सही सूचना पहुंचाएं। हम पर जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए कुछ ऐसा लेकर आएं जो उनको विचार करने के लिए, मतलब सोचने के लिए एक दिशा दे। तो आप में से जितने भी साथी इस पूरी यात्रा में मेरे साथ रहे, उनका फिर से एक बार बहुत सारा धन्यवाद। अपना प्यार और विश्वास यूं ही बनाए रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, यह आपके द्वारा दिया गया मेरा बहुत बड़ा समर्थन है। आप मुझे इसी माध्यम से अपनी ताकत महसूस करवाते हैं। आप बाकी सभी साथी भी इसे सब्सक्राइब करें। बाकी आप इन विषयों पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। साथियों, कल अगर संभव हुआ, सब कुछ चीजें थोड़ी नॉर्मल होती रही, कल हम प्रॉपर तरीके से एक सेशन करने जा रहे हैं हमारे एप्लीकेशन बातें बाजार। तो वीडियो भी खत्म। अच्छा, मैं वीडियो बड़ी गौर से देखी, वीडियो काफी लेंथी थी। मतलब ना एनडीटीवी को भी अंकित सर ने गलत करार दे दिया, ब्रिक्स को भी गलत करार दे दिया, ग्लोबल टाइम को गलत करार दे दिया, कमर चीमा को भी गलत करार दे दिया। उसके बाद किसको और गलत किया? एनडीटीवी, हाँ अल जजीरा की रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। मुझे समझ नहीं आता फिर सच्चा कौन है? इंडियन हिंदू। हालांकि एनडीटीवी के इनका अपना यूट्यूब चैनल है, उसने कह दिया कि वो क्या रोड ब्लॉक हो गया। तो ये कह रहे थे कि मतलब कि तो काफ़ी क्लेम इसने साबित किया कि पाकिस्तान के गलत है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्टेशन तबाह किए। वो कह रहा है कोई नहीं हुए, हमारी बिजली आ रही है, चक्की भी नहीं है। फिर S-400 की है, वो भी उसने कहा कोई ऐसा एक भी तबाह नहीं हुआ। फिर राफेल की बात हुई। फिर उसके बाद जो है
साइबर अटैक के बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी बंद की पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद ये बात आती है अमेरिका के इंटरफेरेंस की, अमेरिका ने ये कहा है, मोदी जी ने ये कहा है, पाकिस्तान ने ये कहा है। तो फिर पाकिस्तान ने ब्लेम किया है कि इंडिया ने हमारा जो है वो रोकने की कोशिश की है, IMF बजट जो है, बजट नहीं सॉरी कर्ज जो है वो रोकने की कोशिश इंडिया ने की है। इंडिया ने कोशिश की होगी, इसमें कोई शक नहीं भाई। वो जारी बात है, जंग लगी है, हमारा दुश्मन भी है जंग, तो वो हर मुमकिन जो कोशिश। थी प्रशांत सर की, वो कह रहा था कि नाम ने रोका है, नाम ने रिजेक्ट ये भी कह रहा है। नाम ने रिजेक्ट करवाया और ना ही हमने कहा कि दे दो। ये कह रहे हैं कि हमने ये दोनों काम नहीं किए हैं। तो आप कह रहे हैं कि भाई हो सकता है उन्होंने किया हो, लेकिन एयरबेस पाकिस्तान जिसको इस्लामाबाद एयरबेस जो नूर अहमद एयरबेस, नूर अहमद उधर तो भाई मिसाइल लगे हैं। नूर खान नहीं, नूर हिट खान हुआ। हिट हुआ उधर। उसकी बकायदा वीडियो आई हुई है, हिट हुआ है। उसके बाद वो रावलपिंडी पे है, और उसके बाद शोरकोट जो है वहाँ पे भी मिसाइल वगैरह जो है वो उसका हमला हुआ है। उसके बाद एक और जगह जो थी वहाँ पे भी बताया गया 3 एयर बेसेस जो है उनको हिट किया गया, लेकिन उसके बारे में खातर खा कह रहे हैं कि कोई नुकसान वगैरह या कोई ऐसी वीडियो जो है ना वो दिखने को नहीं मिली है। अच्छा, इंडिया कह रहा था कि पाकिस्तान में कोई मतलब कि ना अटैक नहीं हुआ, इतना तो जरूर है वो दिखा रहे थे घरों में गिरे हुए हैं ड्रोन। प्रशांत साहब सॉरी अंकित सर ने खुद दिखाया है कि ड्रोन गिरे हैं, छत फाड़ के गिरा हुआ ड्रोन, उनके कुछ न कुछ डैमेज किया। इस तरह इंडिया के भी गिरे हुए हैं कुछ, मतलब इंडिया के ड्रोन फट गए हैं और कुछ वैसे के वैसे फटे नहीं हैं। तो ये दोनों तरफ से ही S-400 ने काफ़ी हद तक भी इंडिया को सेव रखा है। ये तो जितना बड़ा हमला पाकिस्तान ने लॉन्च किया था, तो जिस तरह कह रहा है ये अपना अंकित अवस्थी सर 550 ड्रोन बता रहे हैं, 550 ड्रोन फायर किया पाकिस्तान ने। इतने ड्रोन पाकिस्तान ने लिए किधर से? तुर्की से कुछ अपने ईरान से भी लिए होंगे। ईरान के ड्रोन बड़े अच्छे हैं, ईरान ने दिया नहीं मुझे लगता पाकिस्तान को। ईरान का ड्रोन देगा तो यो इंडिया को देगा। इंडिया के साथ ईरान के तल्लुकात पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे हैं। पाकिस्तान के साथ तो किसी के नहीं भाई, पाकिस्तान को बैक किया है, चाइना ने किया, अजरबैजान ने किया, तुर्की ने किया। ये 3 कंट्री नाम आ रहे हैं, हो सकता है किसी और ने भी किया। बिल्कुल। और इंडिया की सबसे बड़ी बैक है इजराइल की, सबसे बड़ी। वो ये है ना कि पाकिस्तान के वो खिलाफ है, यानी कि पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ है, तो वो दुश्मन का दोस्त है, तो उसके लिए बेहतरीन मौका बन जाता है हमारा। मुझे ये बता, इधर एक सवाल है, इजराइल बैक कर रहा है इंडिया को, इंडिया पाकिस्तान वार में, क्योंकि वो दुश्मन है पाकिस्तान का इजराइल। पाकिस्तान क्यों नहीं बैक कर रहा फलस्तीन को, इजराइल फलस्तीन की वार में? उसको मुकम्मल तौर पे बैक करना पड़ेगा फलस्तीन को। फलस्तीन का पास नहीं है ना, फौज तक भी नहीं है मेरे ख्याल फलस्तीन में, में कोई कुछ भी नहीं उसकी है। फौज नहीं चले। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि हमास को सपोर्ट कर सकता था। हाँ, फिर ये कहेंगे करता भी है, ये ऐसी बात नहीं करता भी है। फिर इस तरह के कुछ हैं वो कहेंगे टेररिस्ट, वो उसको भी अपनी तरफ भाई जो समझता है टेररिस्ट हाँ। वो तो समझेगा। आप ये बोलते हैं, ये जो नॉन मुस्लिम है ये तो बोलते हैं कि मुसलमान है ही टेररिस्ट। अगर पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा तब भी इन्होंने बोलना है कि टेररिस्ट की सपोर्ट कर रहा है, अगर ना करे तब भी बोलते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो बोलते हैं कि भाई ये टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। तो इजराइल क्या है? वो भी टेररिस्ट है। अमेरिका क्या है? वो भी टेररिस्ट है। और ये जो इजराइल इंडिया की हेल्प कर रहा है तो वो क्या है? वो भी टेररिज्म ही है। ये जरूरी नहीं कि मतलब कि जिस तरह मुस्लिम लोग करते हैं उसको टेररिज्म ही कहा जाता है, दूसरी कंट्री भी टेररिज्म करती हैं। अब इंडिया जो है, इंडिया ने भी टेररिज्म किया। वो कह रहा है कि हमने सिविलियन को ही मारा, तो और आपने किसको मारा है? फौजियों को। आप फौजियों पर तो आपने अटैक किया ही नहीं है, हम सिविलियन पर किया बुजदिलों की तरह। अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तान कोई मिसाइल हिट किए होंगे इंडिया को? मुझे कोई अभी तो रिपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान की मिसाइल जो है उन्होंने इंडिया को हिट किया होगा शायद। वही पूछ रहे, ग्राउंड को हिट किया, ग्राउंड को शायद भाई हो भी सकता है। कोई नहीं आया उनके तो, मेरी बात सुनो। उनके तो भाई हिट किया, हमें वीडियो बनी नहीं हमारी। मैंने ये बात देखी है, मैंने न्यूज़ में काफी चैनल पर, जो दिल्ली है ना, हालांकि दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, और वो कहाँ पर है इंडिया में, मतलब कि हमारे पंजाब है, उसके बाद जो है वो हरियाणा, हरियाणा के बाद फिर जो है वो आगे दिल्ली आता है। तो वहाँ पर भी हमारे फाइटर जेट गए हुए थे, वो इस वजह से मुझे पता चला। देखें खुद। हाँ,
देखे, वहाँ पर गया हुआ था, मैंने देखे हैं। कमाल करते हो, मैंने वहाँ पर कैसे देख लिए। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, मैं एक वीडियो को कमेंट्स के जरिए देखा और एक वीडियो भी देखी है। वो भाई कमेंट्स में देखा, वो कह रहे थे कि मेरे अब्बू जो है, मतलब वो भाई कह रहा था कि CRPF में है और इस वक्त उनकी ड्यूटी जो है वो दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली पर इंडिया ने पाकिस्तान ने हमला करना है दिल्ली पर, तो उनके लिए दुआ करें। ये अभी मैंने रजब भट्ट का व्लॉग देखा ना, उसके कमेंट सेक्शन में था। तो और उसके अलावा मैंने एक छोटी सी वीडियो भी देखी। मेरा दिल नहीं मानता कि S-400 के होते हुए कोई फाइटर जेट पाकिस्तान का इंडिया की दिल्ली तक पहुंच चुका होगा। तो फिर जो इजराइल का आयरन डोम था, तो ईरान हो को सकता है, होने को कुछ हो सकता है, हिट क्यों किया था? यार आयरन डोम और चीज है। वो भाई आयरन डोम भी उनका बड़ा कमाल का जबरदस्त है। ये नहीं है, उसने काफी कह रहे हैं कि डिटेक्ट किए थे ईरान के मिसाइल, उसके बाद हमास के मिसाइल। तो ये नहीं है कि हो सकता है। S-400 में सिर्फ 4 मिसाइल होती हैं, जो उसके वो कैप्सूल जो बने होते हैं, उसके सिर्फ 4 मिसाइल होते हैं। और S-400 के देखने के तकरीबन 5000 के करीब मिसाइल फायर किए थे हमास ने। तो उसने तकरीबन जो है वो 80 से 90% जो है वो उसको डिटेक्ट कर दिया, वहां पर ही खत्म कर दिया। तो देख लें कि वो इतना हैवी सिस्टम, लेकिन फिर भी उन मिसाइलों ने हिट किया था जाके इसराइल में। तो इसके तो सिर्फ होते ही 4 मिसाइल हैं, तो ये जरूरी नहीं कि इसने सभी को डिटेक्ट कर लिया और खत्म कर दिया होगा। पाकिस्तान ने भी हिट किया। अंकित सरकार है तो यार अंकित क्या है? अंकित इंसान नहीं है, क्या झूठ नहीं बोल सकता ये। बहुत आज लीला को भी गलत कह रहा था, ब्रिक्स को गलत कह रहा था, एनडीटी को गलत कह रहा था, कमर चीमा की। अगर मेजर की सुन लो तो वो कहता है कि मुझ जैसा बड़ा स्पीकर या मुझ जैसी ठोस बात जो है, पक्की सच्ची बात जो है, कोई नहीं कर सकता। आलोक को देख लो, वो भी यही बोलता है। वो तो प्रूफ के साथ आता है कि मैं भाई ये बात जो है ना, इस पर पूरी कह रहे हैं कि मैंने स्टैंप लगा दी है, कन्फर्म है। तो ये हर बंदा जो है यही कहता है कि भाई मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, बाकी सारे झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इंडियन की स्टोरियां हैं। शुक्र इसने इस हमले ने काफी कुछ एक्सपोज किया है इंडिया और पाकिस्तान का, कि इसने काफी मतलब पहले भी इंडिया ने झूठ बोला है। सबसे बड़ा झूठ यही देख लो, आज भी लोग कहते हैं कि अभिनंदन ने 350 लोगों को मारा और पाकिस्तान का जो है वो एक जहाज भी तबाह किया। पता नहीं कहां पर वो लोग F-16 गिराया था वो। हाँ 60 के 70 जो भी कहते हैं, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं सामने आई और ना ही वो बंदों को पता चला है कि 350 जो उन्होंने मारे थे वो कहां पर गया, जमीन खा गई, आसमान निकल गया है। झूठ सुन लो तो इतना, और मजे की बात है फिर कोई सबूत भी नहीं है, किसी इंडियन के पास भी इसका सबूत नहीं है कोई भी। वो हमले का जो 350 कहते हैं, कभी 350 27 नवंबर, हाँ 2019 की ऊपरी बात है। चलें वीडियो तो काफी लेंथी थी, सारे पॉइंट्स जितने मेरे जहन में आ सकते थे सारे किए हैं। कुछ मिसाइल ड्रोन पाकिस्तान के भी हिट किए हैं, गिरे हैं, हिट किए हैं, जो भी है दिखाए हैं उसने अंकित अवस्थी साहब ने, लेकिन मिसाइल के बारे में कुछ नहीं बताया खास। चलें ओवरऑल सीज पर हो गया। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।